यह कलकत्ते में घटी एक सत्य घटना है जो अगस्त 1980 में घटी थी। यह अपने आप में काफी दिलचस्प और आश्चर्यजनक घटना है। राजनाथ दिन भर अपनी पत्नी सहित कलकत्ता भ्रमण कर शाम को वापस अपने घर की ओर जा रहा था। राजनाथ भोपाल का रहने वाला था। नौकरी के सिलसिले में कलकत्ता आ गया था। उसके साथ उसकी पत्नी रानी भी थी। उस दिन दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। मार्ग में पड़ने वाले एक आश्रम में राजनाथ अपनी पत्नी सहित कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया। उसी आश्रम में एक सुंदर सी बगीची भी थी। राजनाथ ने अपनी पत्नी को सौंदेश, एक प्रकार की मिठाई, लाकर दी। रानी पति द्वारा लाई हुई मिठाई बड़े चाव से खा रही थी। अचानक कहीं से एक काली बिल्ली रानी के पास आकर बैठ गई। रानी ने अनुभव किया, उस बिल्ली की आंखें बेतरह जल रही थी। रानी को अनुभव हुआ कि वह बिल्ली उस मिठाई पर झपटा मारना चाहती है। रानी ने उसे दुत्कार दिया, लेकिन वह बिल्ली दुत्कारने पर थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। राजनाथ ने अनुभव किया कि रानी को उस बिल्ली के कारण असुविधा हो रही है, तो उसने उसे धमकाकर भगा दिया। इस घटना को दोनों पति पत्नी ने सामान्य रूप से लिया और घर वापस आ गए। घर आने के कुछ देर बाद रानी के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसने कुछ चूर्ण आदि का प्रयोग किया, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, किंतु बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही रहा। इस मर्मांतक पीड़ा को सहन ना कर पाने के कारण रानी मूर्छित हो गई। इस मध्य रानी बेहोशी की हालत में न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी थी। बहुत देर तक कोई उसके बड़बड़ाने का कुछ भी अर्थ ना निकाल सका। राजनाथ को पत्नी की यह हालत देखकर शंका हुई कि कहीं वह किसी भूत प्रेत के चक्कर में तो नहीं आ गई। यह विचार दिमाग में आते ही वह अपनी गली से एक ओझा को बुला लाया। ओझा ने रानी को देखते ही कह दिया कि वह किसी दुष्ट प्रेत के चक्कर में आ गई है। ओझा ने रानी का उपचार शुरू किया। उसने कुछ विभूति लेकर उसे अभिमंत्रित करके रानी को चटाया और फिर गंगा जल लेकर उस पर मंत्र पढ़कर फूंक मारता रहा। इस प्रकार अभिमंत्रित जल के छींटे पहले रानी के चेहरे पर मारे और कुछ जल उसे पिलाया। इस उपचार से रानी को थोड़ा लाभ हुआ और वह होश में आ गई। रानी के होश में आने पर जब उससे मूर्छित होने का कारण पूछा गया, तो उसने बतलाया कि उसने दो अत्यंत भयानक आदमी देखे थे जो बार बार उसे मारने दौड़ते थे। उन्हें देखकर ही डर के मारे वह मूर्छित हो गई थी। इसके अगले दिन फिर रानी के पेट में अचानक दर्द हुआ और उसके बाद वह फिर मूर्छित हो गई। ओझा को फिर बुलाया गया। जिस समय ओझा आया, रानी जोर जोर से न जाने क्या क्या बोल रही थी। ओझा ने रानी को धूनी दी। इसके बाद जैसे ही ओझा ने रानी के बाल पकड़े, वह बेतरह चीख पड़ी, हरामजादे, तेरी मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? रानी बोली। ओझा बोला, तुम कौन हो? कहां से आए हो? मैं ब्रह्म राक्षस हूं और बगीची के साथ आया हूं। अब तुम मुझसे दूर हट जा, रानी ने कहा। अब मुझे इतना और बतला दो कि तुम इसको क्यों परेशान करते हो? काफी समय के पश्चात ब्रह्म राक्षस ने बतलाया कि रानी उसे अच्छी लगती है। अब वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। ओझा ने ब्रह्म राक्षस से इतनी बात तो पूछ ली, किंतु वह ब्रह्म राक्षस को रानी से दूर नहीं कर सका। थक हार कर वह वापस लौट गया। राजनाथ कई भगत, सयाने और ओझा लेकर आया, किंतु कोई भी रानी को उस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति न दिला सका। राजनाथ पत्नी से सहवास तो दूर,
वह उसका बदन भी नहीं छू सकता था। जब जब भी उसने अपनी पत्नी को छूने का प्रयत्न किया, कोई अदृश्य शक्ति उसे परे धकेल देती थी। एक रात गहरी नींद में सो रहा राजनाथ अचानक ही बौखलाकर उठ बैठा। सपने में उसने न जाने क्या देखा, मगर उसकी नींद उचटने का कारण कुछ और ही था। काफी देर तक बेचैनी की हालत में अपने बिस्तर पर बैठा रहा, फिर उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने चांदनी रात में साफ साफ देखा कि बाहर एक आदमी एक ताबूत उठाकर कहीं ले जा रहा था। राजनाथ निडर आदमी था। वह उठकर बाहर आया और उसने उसे रोककर पूछा, इस ताबूत में क्या है? उस व्यक्ति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका मुंह भयानक था। गालों की हड्डियां उभरी हुई थी। उसके चेहरे की खाल ऐसी थी कि जैसे पुराना तथा सूखा हुआ चमड़ा हो, जो जबरदस्ती किसी कंकाल को पहना दिया गया हो। एक बार को तो राजनाथ की बोलती बंद ही हो गई, मगर फिर उसने हिम्मत करके पूछा, इस ताबूत को इतनी रात में कहां ले जा रहे हो? जवाब में वह राजनाथ की ओर बढ़ा और उसके संभलने से पहले ही उसके शरीर के आर पार होकर गुजर गया। इस विचित्र घटना ने राजनाथ को और भी परेशान कर दिया। इधर कुछ दिनों से राजनाथ के काम में भी निरंतर गिरावट आती जा रही थी। वह हर समय अनमना सा रहता। रात को वह ठीक से सो भी नहीं सकता था। रात को वह सोता हुआ कई तरह के बुरे स्वप्न देखा करता। जब राजनाथ इन भयानक सपनों और पत्नी से परेशान हो गया, तो उसने मुझसे संपर्क किया और अपनी समस्या विस्तार से सुनाई। मैं तुरंत समझ गया कि राजनाथ और उनकी पत्नी पर कोई दुष्ट आत्मा आवेशित है और वह आसानी से यहां से नहीं जाएगी। अतः मैंने अपने निवास स्थान पर ही उनका उपचार करने का निर्णय लिया। वे दोनों मेरे यहां आ गए। इस प्रकार कई दिन बीत गए और रानी कई बार उस अदृश्य प्रेत का शिकार हुई, लेकिन राजनाथ ने हिम्मत नहीं हारी और वह निरंतर इस विषय में पूछताछ व जांच पड़ताल विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलकर करता रहा। मैं भी किसी उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में समय बिताता रहा और फिर वह रात आ ही गई जब मेरा उस प्रेत से आमना सामना हुआ। मैंने तंत्र शक्ति से बड़ी कठिनाई से उस प्रेत को अपने वश में कर लिया और उससे प्रश्न किया, तू कौन है? मैं ब्रह्म राक्षस हूं। तू रानी के पीछे क्यों पड़ा है? मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए अब मैं उसको चैन से जीने ना दूंगा और रोज रात को उसके साथ बलात्कार करूंगा। तुम रोक सको तो रोक लेना, तो मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा, जहां से तुम मेरी मर्जी के बिना कभी आजाद नहीं हो सकोगे। इस प्रकार मैं बड़े यत्नों के बाद प्रेत को भगाने में सफल हुआ। इसके बाद रानी धीरे धीरे सामान्य हो गई। रानी पर प्रेत के आने के बाद से लेकर जाने तक हर क्रिया को राजनाथ ने भली प्रकार देखा और समझा। एक दिन उसने रानी से कहा, अब मैं भूत प्रेत पकड़ने की तंत्र विद्या सीखकर जन कल्याण में लगूंगा। रानी राजनाथ की इस बात को सुनकर केवल मौन रह गई।